अब बात कर लेते हैं विधानसभा सत्र की, क्योंकि देहरादून में विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सरकार सदन में सप्लीमेंट्री बजट को पास कराएगी। बुधवार को 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था और वहीं पर सदन में विपक्ष कई मुद्दों को उठा सकता है, जैसे कि कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य के कई मुद्दे हो सकते हैं। आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। 12 विधेयक भी रखे जा सकते हैं पटल पर और अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। सदन में विपक्ष भी कई मुद्दे उठा सकता है और पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से भी कर ली गई है। सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार कर ली गई है विपक्ष की तरफ से। सुनील नवप्रभात हमारे सेव की तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। आज सरकार सदन में सप्लीमेंट्री बजट को पास करा सकती है, ये जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल 11,321 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया था परसों। आज उसको सरकार सदन में पास कराएगी। इसके साथ साथ 12 विधेयक भी हैं जिनको टेबल किया गया है, उनको भी आज सरकार चर्चा के बाद इन सभी विधेयकों को पास कराएगी, जिनमें राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक महत्वपूर्ण है। राज्य के जो राजकीय और निजी विश्वविद्यालय हैं उनको एक एक्ट के तहत, जिसको एम्ब्रेला एक्ट नाम दिया गया है, उसको भी आज सरकार सदन से पारित कराने की कोशिश करेगी। अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और आज प्रश्नकाल में पशुपालन मंत्रालय से लेकर कृषि एवं उद्यान मंत्री के सवाल होंगे। तो इसके साथ साथ जो शहरी विकास मंत्री हैं उनसे जुड़े सवाल होंगे शहरी विकास मंत्रालय से। तो विधायकों ने इस पूरे सेशन के लिए बड़े पैमाने पर सवाल लगाए हैं। तो आज ये माना जा रहा है कि जब प्रश्नकाल चलेगा तो इसमें गर्मा गर्म बहस देखने को मिल सकती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच। अभी विधायकों के आने का सिलसिला आप देख सकते हैं कि लगातार जारी है। 11 बजे से यहां पर सेशन की कार्रवाई शुरू होगी। आमतौर पर हमने देखा पिछले 2-3 दिनों की कार्रवाई में कि जो विपक्ष के विधायक थे वो शुरुआत में ही सदन शुरू होने से पहले ही यहां पर विधानसभा की गैलरी में विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ रहे थे, लेकिन आज इस तरह का माहौल तो नहीं दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि विधानसभा की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी, विपक्ष तमाम मुद्दों पर, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, ये कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर विपक्ष की रणनीति है कि वो सदन में यहां पर आज चर्चा की मांग कर सकता है। आप देखिए कि कांग्रेसी विधायक एक एक कर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो सर क्या क्या मुद्दे रहेंगे आज? देखिए, एक तो अगर से बिजली कटौती का मुद्दा है हमारा, क्योंकि उत्तराखंड में जब से भाजपा सरकार दूसरा टर्म बना है, बिजली कब चली जाए कब आ जाए कोई पता नहीं, जबकि ऊर्जा प्रदेश कहलाता है। तो इसको लेकर हमारा मुद्दा है। और एक हमने अपनी मतलब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, क्योंकि आप जाने हैं कि आज की तारीख में नशा माफिया, सट्टेबाज, लूट, डकैती, लॉ एंड ऑर्डर से के साथ साथ बिजली कटौती। सर मनोज तिवारी जी, क्या कुछ मुद्दे आज विपक्ष की ओर से उठने वाले हैं? देखिए, आज ऐसा लग रहा है कि सदन का अंतिम दिन है और आज हमने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा विषय को लाया जाए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, महिलाओं पर कृत्य हो रहा है, इस बात को लेकर। और उसके साथ साथ मैंने नियम 58 में एक जो जंगली जानवर हैं, चाहे वो बंदर हो, चाहे बाघ हो, चाहे कुत्ते हो, इन लोग को नियम 58 में उठाया। और उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वर्षों से लगभग हमारे 30,000 कर्मचारी, एक सरकारी बिल, प्राइवेट बिल मैं लेके आ रहा हूँ कि जो हमारे आउटसोर्सिंग से हैं, संविदा से हैं, तदर्थ से हैं, तो उनको विनियमित किया जाए और उनको समान वेतन लागू किया जाए। और इन लोग को इसके साथ साथ अन्य बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज हम सदन में लाए हैं। तो आप देखिए, ये विपक्ष के विधायक थे कांग्रेस के मनोज तिवारी। तो आपने देखा कि कांग्रेस की रणनीति है, जिस तरह की माना जा रहा है कि आज सदन का अंतिम दिन है, तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि अधिक से अधिक मुद्दों को आज सदन में उठाया जाए। जिस तरह से अभी मैंने 2 विधायकों से बात की, बिजली कटौती की मांग आज जो बिजली कटौती हो रही है उसकी चर्चा आज सदन में हो सकती है। इसके अलावा जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनके करीब 30,000 के आसपास जिनकी संख्या है, कांग्रेस का कहना है कि इनको नियमित किया जाए, तो ये मुद्दा भी आज सदन में उठ सकता है। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हों, क्योंकि विपक्ष की कोशिश होगी कि वो अधिक से अधिक मुद्दों को आज सदन में उठाए ताकि वो पब्लिक उनसे कनेक्ट हो, जनता को लगे कि विपक्ष उनकी आवाज को सदन में उठा रहा है। तो आज सदन के अंदर माहौल आपको गर्माहट भरा देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का अहम दौरा है। दोपहर 12 बजे सीएम धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। जयराम आश्रम में स्वामी देवेंद्र स्वरूप के पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे।
और कई साधु संत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देहरादून से खबर, जहां G20 समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को निमंत्रण मिला है। 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में G20 समिट पर रात्रि भोज में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जानकारी मिल रही है। तो G20 समिट के लिए उनको इन्विटेशन भी मिला था और आज शाम को 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज शाम को 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी को G20 के लिए निमंत्रण भी मिला था रात्रि भोज के लिए, तो इसीलिए आज 5 बजे तक शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक डेंगू कहर बरपा रहा है। राज्य में डेंगू के 1000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। डेंगू से अब तक 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी देहरादून में 600 मामले सामने आए, इसमें 11 डेंगू मरीजों ने जान गंवा दी है। ऐसे में अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अधिकारियों को फील्ड में रहकर काम करने के निर्देश दिए। और कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में बारिश खत्म होने के बाद डेंगू ने नई टेंशन दे दी है। यहां पर रोजाना डेंगू के नए मरीज सामने आ रखे हैं और इसी बीच सबसे बड़ी वजह यह माना जा रहा है कि बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिसमें मच्छरों का लार्वा पैदा हो रहा है, जो डेंगू मच्छरों में तब्दील हो रहा है। ऐसे में नगर निगम शहर के इलाकों में फॉगिंग करने में लगा हुआ है। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सहस्त्रधारा में आकाशीय बिजली गिरने से नुकसान हो गया है। बिजली गिरने से करीब 45 लाख का नुकसान हुआ है। एक पेंट हाउस और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। देर रात बिजली गिरने से नुकसान हुआ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ा हादसा, यहां पर बिजली गिरने से 45 लाख का नुकसान हुआ है। बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर सहस्त्रधारा में आकाशीय बिजली गिरने से नुकसान हुआ। बिजली गिरने से करीब 45 लाख का नुकसान हुआ है। एक पेंट हाउस और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। विशाल गर्ग हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, क्या अपडेट है फिलहाल, कैसे हालात? बिल्कुल, देखिए जो सहस्त्रधारा रेजिडेंसी है, यहाँ पर देर रात लगभग 2:30 बजे बिजली कड़की और जब बिजली कड़की तो वो घरों पर जा गिरी और ऐसे में एक पेंट हाउस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आस पड़ोस में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कहा जा रहा है कि 45 लाख रुपए का ये जो है नुकसान देखा जा रहा है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इससे भी ज्यादा ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बिजली कड़की और गिरी और आसपास के लोगों में जो माहौल था वो डर का वो बना और ऐसे में कहा जा सकता है कि 45 लाख के आसपास का तो नुकसान रहा ही है और कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई है। हालांकि देखिए मौसम विभाग ने भी अभी अगले कुछ दिन भारी बारिश और आकाशीय बिजली कड़कने का अनुमान जारी कर दिया है। तो अभी इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको लेकर के सचेत अधिकारियों को किया गया है ताकि अपने अपने क्षेत्रों में नजरें भी बनाए रखें। तो रात 2:30 बजे की यह घटना है जब ये जो बिजली है ये पेंट हाउस पे गिरी और गनीमत ये रही कि इस दौरान घर के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए कोई भी जनहानि नहीं हुई है। केवल जो लगभग 45 लाख रुपए का खर्च है वो अभी तक बताया जा रहा है कि इसमें इतना नुकसान हुआ है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में देहरादून समेत 5 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा टिहरी, पौड़ी, चंपावत जिले में कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही
कई ऐसे इलाकों में कहा गया है कि जहां पर बिजली भी कड़केगी और भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। साथ ही कहा गया है कि देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसको लेकर के येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में अधिकारियों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही कहा गया है कि सभी अपने क्षेत्रों में नजरें भी बनाए रखें। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बीमार और विक्षिप्त बुद्धि वाला बताया है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है, जो भी लोग सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ये सब विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति के हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना है। आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन के बाद डीएमके के सांसद ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV एड्स से की है। नेताओं के ऐसे बयानों से हिंदू और साधु संतों में खासा रोष है। बीमार लोग हैं और जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अविच्छिन्न मया ज्ञान, जब उनकी बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, उनका विवेक अविच्छिन्न हो जाता है, तो निसंदेह उनके अंदर कोई विवेक नहीं रहता है। तो वो कभी कोई, आज मैंने सुना कि ये राजा करके कोई सांसद है डीएमके का, उसने कहा मैं शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से शास्त्रार्थ करूंगा, मैं अमित शाह जी से शास्त्रार्थ करूंगा। मुझे लगता है इनकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई है। 7 फरवरी 2021 को चमोली के तपोवन क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ था, जिसमें उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग को भी भारी नुकसान पहुंचा था। यहां वर्षों से बना हुआ ऐतिहासिक पुल आपदा की भेंट चढ़ चुका था, लेकिन अब तक इस पुल का पुनर्निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। पूरे मामले में वाइब्रेंट नगर योजना के तहत 90 मीटर लंबाई के पुल पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वपूर्ण योजना में इस पुल का निर्माण काम रखा गया है और बताया जा रहा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान लिया है। फरवरी 2021 को रैनी में आई प्राकृतिक आपदा से विष्णु प्रयाग का पौराणिक झूला पुल बह चुका था और अब उस पुल को बनाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। वाइब्रेंट नगर योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है और उन्होंने पीएमओ कार्यालय से नगर पालिका जोशीमठ को इस पुल के निर्माण के लिए जो DPR है वो तैयार करने की बात कही है। लगभग 5 करोड़ के आसपास की इस पूरे 90 मीटर लंबे पुल को बनाने की योजना तैयार की जा रही है। वाइब्रेंट विलेज के तहत जो योजना है नगरों का विकास करना, क्योंकि सीमांत नगर पालिका जोशीमठ को उस योजना में शामिल किया गया। ऐसे में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है वाइब्रेंट विलेज के तहत जोशीमठ नगर पालिका को कि जल्द से जल्द इसकी DPR तैयार की जाए और आने वाले समय में इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। इस पुल का निर्माण इसलिए भी करना आवश्यक है, अगर कभी हाथी पर्वत पर बड़ा लैंडस्लाइड हो गया तो यहाँ से पैदल यात्रा सुचारू की जा सकती है। ऐसे में यात्रा के लिहाज से इस पुल का निर्माण करना अति आवश्यक है। तो स्वयं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, विष्णु प्रयाग, चमोली। मौसम ठीक होते ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से चरम पर है, लेकिन जोशीमठ में इन दिनों भारी जाम लग रहा है। करीब 4 से 5 घंटे तक बद्रीनाथ यात्री जोशीमठ के जाम में फंस रहे हैं। करीब 10 किलोमीटर का हिस्सा तीर्थ यात्रियों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक जाम की काफी दिक्कत है। मुख्य बाजार में तो स्थानीय लोगों को भी जाम से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम के लिए अगले 5 दिन हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जी हां, G20 समिट को लेकर हेली सेवाएं बंद की गई हैं। ये सेवा 5 दिन तक बंद रहेगी, जिसके चलते पैदल मार्ग पर अब श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। 11 तारीख तक हेली सेवाएं बंद रखने के बाद 12 सितंबर से फिर से हेली सेवाएं बहाल होंगी। फिलहाल 3 हेली कंपनी ही सेवा संचालित कर रही हैं।
बरसात का सीजन खत्म होने के बाद चारधाम यात्री फिर से बढ़ने लग गए हैं। अब चारधाम यात्री किसी ठगी का शिकार न हो जाएं, इसके लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने 43 वेबसाइट को ब्लॉक किया है। ये वो ऐसे वेबसाइट हैं जो कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी कर रहे थे। साथ ही 36 मोबाइल नंबर भी बंद कराए गए हैं। चारधाम यात्रियों से अपील की गई है कि सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से ही केदारनाथ के लिए टिकट बुक करें। संज्ञान लेते हुए हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 43 वेबसाइट्स को ऐसी 43 वेबसाइट्स को बंद कराया है जो कि क्लेम कर रहे थे कि वो केदारनाथ के लिए हेली सर्विसेज का टिकट उपलब्ध करा देंगे। तो ये सारी फर्जी वेबसाइट्स थी और कहीं ना कहीं सैकड़ों लोग इनके संपर्क में आकर और अपना जो धन था उसको इनके साथ में धोखाधड़ी हो सकती थी। और लंबे इंतजार के बाद पिथौरागढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग वजूद में आई, लेकिन करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंग शुरू होने से पहले ही खंडहर में तब्दील हो गई। करोड़ों के घोटाले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घने जंगलों के बीच बनी इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग हमारे नीति निर्माताओं की सोच को भी जग जाहिर करती है। साथ ही ये बिल्डिंग करोड़ों के भ्रष्टाचार का सबूत भी है। बिल्डिंग को बने 3 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। हालात तो ये है कि चारों तरफ से हुई लैंडस्लाइड के कारण बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर मलबे में पट गया है। आलम यह है कि इस बिल्डिंग तक पहुंच पाना भी अब हर किसी के लिए आसान नहीं है। झाड़ियों में लिपटे इस खंडहर को बनाने में 17 करोड़ की धनराशि बहाई गई है और अब इसे NDRF को देने का फैसला हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो पुरानी जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसके लिए यहाँ से प्रपोजल भेजा गया था कि इसको NDRF को हैंडओवर किया जाए। इसमें शासन के स्तर पर निर्णय लिया जाना बाकी है, तो जो शासन से निर्णय होगा उसी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता को बचाने के लिए कुछ खास समय के लिए यहाँ क्लासेस भी शुरू की गई थी, लेकिन ये कवायद सिर्फ दिखावे भर की ही रही। हालात ये है कि अपनी बिल्डिंग होने के बावजूद इंजीनियरिंग कॉलेज GIC की एक हिस्से में संचालित हो रहा है। जंगल में बनी ये बिल्डिंग अब कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि इनमें अब ना तो स्टूडेंट्स जाते हैं और ना ही टीचर्स। एक निहित स्वार्थ के लिए उस इंजीनियरिंग कॉलेज को GIC पिथौरागढ़ में लाना चाह रहे हैं। एक बहुत प्राचीन विद्यालय के अस्तित्व को समाप्त करने की बड़ी भारी साजिश है। हर कोई जानता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने में करोड़ों का घोटाला हुआ है, फिर भी इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होना तो दूर, जांच तक की पहल नहीं हो पाई है। पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज की यह बिल्डिंग भ्रष्टाचार का साक्षात नमूना है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के हाल। इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन 17 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर खर्च की गई है, लेकिन बनने के कुछ ही सालों बाद ये बिल्डिंग एक तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे इलाके में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, पूरी बिल्डिंग में क्रैक्स आए हैं। हालात तो ये हैं कि यहाँ तक पहुंचने का पैदल रास्ता भी नहीं है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।